परिचर्या के मूलभूत सिद्धांत। कल अपन ने पढ़ा था शैयाओं के बारे में। भाई शैया व्यवस्थापन में परिचारक का क्या कर्तव्य है? परिचारक किसको कहते हैं? कंपाउंडर को। उपस्थाता, परिचर्या, परिचारक और धात्री, ये शब्द अपने कंपाउंडर के ही हैं। ठीक है, धात्री भी कंपाउंडर को कहते हैं। वैसे धात्री तो अलग चीज है, वो दूध पिलाने वाले हैं, वो परिचारक के रूप में लेते हैं उसको। हैं? हाँ, मरीजों का सेवा करना। अब है रोगी के समुचित देखभाल की प्रक्रिया योजना निर्माण। चिकित्सालय में रोगी अपने घर के वातावरण से दूर उचित चिकित्सा व परिचर्या कराने के लिए आता है। प्रारंभिक काल में वह चिकित्सालय व कर्मियों के कार्यों का व्यवहार से अनभिज्ञ रहता है, चिंतित व भयभीत रहता है। उसमें परिचारक ही रोगी के अधिक समय तक समीप रहता है। ठीक है, तब उसका यह कर्तव्य होता है कि वह अपने शिष्टाचार, विनम्रता, बुद्धि कौशल के आधार पर रोगियों में चिकित्सालय व चिकित्सा कर्मियों के प्रति विश्वास उत्पन्न करे। उसके पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर बिना किसी संकोच के सरलता पूर्वक देवें। उसकी परिचर्या ठीक प्रकार से करें। रोगी की समुचित देखभाल में निम्नलिखित परिचर्या की जानी चाहिए। रोगी के वार्ड का निर्धारण, श्वसन गति मापन, स्नान, रक्त भार मापन, बिस्तर लगाना, पथ्य व्यवस्था, तापमान लेना, शारीरिक स्वच्छता, नाड़ी मापन, शैया व्यवस्थापन, मूत्र पात्र आदि व्यवस्था। ठीक है, रोगी के वार्ड का निर्माण कैसे किया जाता है? रोगी को अंतरंग विभाग में, अंतरंग किसे कहते हैं? इंडोर जो रोगी भर्ती होता है उसको अंतरंग बोलते हैं। विभाग में भर्ती करने के पश्चात रोग व रोगी के अनुसार वार्ड का निर्धारण किया जाता है। क्यों? अलग अलग रोग होते हैं ना, वो अलग अलग वार्ड होते हैं उनके। जैसे कई टीबी वाले हैं, कुष्ठ रोग वाले हैं, इस तरह के जो रोग हैं उनके अलग अलग वार्ड होते हैं, एक साथ में नहीं रखते। हाँ, लिंग के आधार पर पुरुष व स्त्री वार्ड से दो प्रकार के होते हैं। अब लिंग भेद के हिसाब से भी होते हैं, जैसे ये जनाना वार्ड है, ये पुरुष वार्ड है। ठीक है ना, इस प्रकार दो वार्ड हो गए, वार्ड अलग अलग होते हैं। रोग के अनुसार विभिन्न विभागों के वार्ड होते हैं, जिसमें शैया, बिस्तर, चादर, कंबल, बेड, लाइटर, साइड लाइटर, स्टूल आदि सामान रहते हैं। वार्ड का कमरा हवादार स्वच्छ होना चाहिए, जिसमें खिड़कियां तथा क्रॉस वेंटिलेशन युक्त दरवाजे व रोशनदान होने चाहिए, जिसमें प्रवाह, तेज धूप आदि से बचने के लिए पर्दे होने चाहिए। ठीक है, ग्रीष्म काल में गर्मी से बचने के लिए खस की पट्टी व कूलर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। समझ गए आप? भाई यहाँ खस की नहीं देखी होगी, ये दूर दराज ढाणियों में, खेतों में रहते हैं लोग, तो खस से क्या होता है कि एक पौधा होता है, उसकी मतलब इकट्ठा करके और झोंपड़ी के बाहर में लगा देते हैं और फिर उसमें पानी डालते हैं, वो ठंडा हो जाता है। तो जो भी हवा अंदर जाएगी उसके झोंपड़ी में, वो ठंडी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ अपने कूलर से लेते हैं, कूलर भी आ गया इसमें। बचने के लिए खस की पट्टी या कूलन, कूलन माने ठंडा पड़ना, यानी कूलर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। शीतकाल में सर्दी से बचने के लिए रूम हीटर की व्यवस्था होनी चाहिए।
कमरे के दीवार व फर्श को सफाई जीवाणु तो घोल से प्रतिदिन करनी चाहिए। ठीक है। तापमान लेना, निरंतर दिन में 2 बार प्रातःकाल और सायकाल रोगी का तापमान लेना चाहिए। अपन टेम्परेचर नापते हैं ना, तो टेम्परेचर 2 बार नापना चाहिए, सुबह और शाम। तीव्र जबर की स्थिति में प्रतिदिन 4 से 6 घंटे पर तापमान लेना चाहिए। अगर तेज बुखार हो तो 4-6 घंटे के बाद में लेना चाहिए। ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति का तापमान 98 है, 98 फ़ारेनहाइट, ठीक है, होता है। ये नहीं में लिखा है 98.6, 98.5 मान लो। ठीक है, होना चाहिए। जो तापमापक यंत्र टेम्परेचर से लिया जाता है, रोगी का तापमान लेने से पूर्व 30 मिनट तक कोई शीतल व उष्ण पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर तापमान आप माप रहे हो ना, तो उससे आधे घंटा पहले कोई ठंडी चीज या कोई गर्म चीज नहीं खानी चाहिए। जब वो सही तापमान का मालूम पड़ेगा थर्मामीटर से। तापमापक यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर। हाँ। श्वसन गति तापमापन, सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के 18 श्वसन प्रति मिनट होता है। मतलब प्रत्येक मिनट में आदमी 18 बार श्वास लेता है। जैसे अपन सांस ले रहे हैं ना, अपने अपने को मालूम नहीं है भी सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, तो लेकिन अपने 18 बार 1 मिनट के अंदर 18 बार श्वास लेते हैं अपन, 18 बार ही बाहर निकालते हैं। समझ गए ना? 18 बार लिया, 18 बार ही बाहर निकल गया। जिसका निर्धारण रोगी को बिस्तर पर लिटा कर किया जाता है। ठीक है, बिस्तर पर लिटा लो उसको या बैठा करके लिया जाता है। परिचारक को अपने हथेली को रोगी के वक्ष प्रदेश पर रखना चाहिए। उस समय रोगी के श्वास प्रश्वास की संक्रिया गिनना चाहिए। भाई अपने थर्मामीटर आ गया, आप तो हाथ रखने की जरूरत नहीं पहले हाथ रख करके जो धड़कन देखते थे भी कितनी बार धड़क रहा है, श्वास ले रहा है। अब तो थर्मामीटर के द्वारा ही हो जाता है, मालूम पड़ जाता है। परिचारक को अपने थैली को रोगी से वक्ष तल पर रखना चाहिए। और या स्टेथोस्कोप होता है ना, स्टेथोस्कोप जानते हो आप, उससे भी अपने को धड़कन का मालूम पड़ जाता है। क्यों? पहले तो थैली हाथ वगैरह लग रखते थे, आजकल थर्मामीटर आ गया, तो थर्मामीटर से भी अपन देख सकते हैं श्वास प्रश्वास की गति, हृदय कितनी बार धड़कता है। ठीक है। गिनना चाहिए। श्वसन क्रम में मनुष्य ऑक्सीजन को ग्रहण करता है तथा निश्वासन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। मतलब ऑक्सीजन तो शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। नाड़ी व श्वास का अनुपात 4.1, हाँ 4.1 होना चाहिए। नाड़ी व श्वास का, नाड़ी कितनी बार नाड़ी चलती है 1 मिनट में? 72 बार। तो अब श्वास की कितनी गति होगी? 18 बार। तो 18 चौके 72, समझ गए? तो 4 पॉइंट मतलब 0.1 4, हाँ 4:1 का अनुपात होना चाहिए। समझ गया? ठीक है, तुम गया बेटा, समझा गया कि श्वास प्रश्वास कितनी बार लेते हैं? 18 बार। और अपनी नाड़ी की गति कितनी है? 72 बार। तो अब अंदाज लगा लो कि ये 4.1 का मतलब उसका अनुपात है। हाँ 98 96 98 98.6 98.5। ये तो तापमान है, ये श्वास की गति बताई आपको मैंने, और ये नाड़ी की गति है। ये जो नाड़ी है ना, अपन ने पहले दिन बताया था आपको, ये नाड़ी 72 बार मतलब चलती है 1 मिनट में। और अपन श्वास प्रश्वास लेंगे ना, वो है 18 बार। और जो आर्टरी बीट है नहीं, वो अलग चीज है, धड़कन है वो अलग चीज है। हाँ आर्टरी। ज्वर की अवस्था में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ज्वर बढ़ने पर नाड़ी की गति 10 तथा श्वसन की गति 2-3 बार बढ़ जाती है। सांस भी तेज चलने लग जाएगा और नाड़ी की गति है ना वो भी तेज हो जाएगी। शारीरिक स्वस्थता, प्रातःकाल रोगी के जागने पर मल मूत्र स्रोत आदि नित्य कर्म करना आवश्यक है। रोगी के सक्षम होने पर वह अपने दैनिक कार्यों कर्मों को स्वयं संपादित करता है, परंतु रोगी के दुर्बल
वृद्ध बालक गंभीर व्याधि से ग्रस्त होने या चिकित्सक द्वारा शैया पर ही विश्राम की सलाह देने पर परिचारक द्वारा उसके कर्मों को ठीक प्रकार से संपादित करने में सहयोग करना चाहिए। ठीक है, परिचारक का काम है ये। इसके लिए परिचारक द्वारा निम्नलिखित कार्य करना चाहिए। क्या? मल मूत्रोत्सर्ग कर्म रोगी के वार्ड की खिड़कियों के पर्दे को लगा देना चाहिए। शैया के चारों तरफ कर्टन लगा देना चाहिए। कर्टन किसको बोलते हैं? हॉस्पिटलों में देखा होगा आपने, जैसे कपड़े का एक स्टैंड बनाया हुआ है, कपड़े का स्टैंड होता है ना एक, तो वो उसको कर्टन बोलते हैं। हाँ, ये हरा हरा पर्दा लगे हुए रहते हैं ना हॉस्पिटलों में, अंदर देखा होगा आपने, उसका नाम कर्टन है। लगा देना चाहिए जिससे रोगी को एकांत मिले। अब वो क्या है कि कोई देखेगा नहीं, कहना मतलब एकांत में रहेगा वो, तथा अन्य रोगी प्रभावित नहीं होंगे। इसके बाद मल पात्र को रोगी के नीचे लगा देना चाहिए। मूत्र मार्ग पुरुष तथा स्त्री के अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। जो पोट होते हैं ना, बर्तन बोलते हैं पोट को, भाई मल विसर्जन जो करते हैं वो अलग अलग होते हैं, अनामेल या प्लास्टिक के बने होते हैं। यदि रोगी ऐसा है तो परिचारक नर्स को अपने बाएं हाथ को रोगी के कटी प्रदेश के नीचे डालकर उसके शरीर को उठाना चाहिए। तत्पश्चात दाहिने हाथ से पात्र को गुद मार्ग से पास खिसकाना चाहिए। यदि पात्रों के किनारे नुकीले हों तो उस पर बैंडेज या रुई लगा देना, बांध देना चाहिए। अभ्यंग, अभ्यंग कहते हैं मालिश को। परिचर्या के अंतर्गत रोगी का अभ्यंग भी कराना चाहिए। चिकित्सक के निर्देश अनुसार अभ्यंग दिनचर्या का अंग होना चाहिए। अपन मालिश करते हैं ना, वो दिनचर्या का एक अंग होना चाहिए। अब आप लोग नहाते हो तो उस समय आप हाथ पैरों में मसलते हो ना तेल, उसी हिसाब से। अभ्यंग के तात्पर्य त्वचा का अभ्यंग, कर्णाभ्यंग तथा सिर का अभ्यंग लिया जाता है। अभ्यंग मतलब कर्ण अभ्यंग, कानों पे हाथ लगाना, सिर पर तेल लगाना, अभ्यंग से संबंधित नाल होते हैं। ठीक है। स्वस्थ व रोगी मनुष्य का शरीर सुदृढ़ व त्वचा कोमल हो जाती है। शरीर व्यायाम सहन करने योग्य हो जाता है। वातन्य व्याधियों का शमन हो जाता है। शरीर व जरावस्था के का लक्षण अल्प मात्रा में प्रकट होते हैं। यह आयु वृद्धि कर है, निद्राजनक है। शिरोभ्यंग से निम्नांकित लाभ है। मतलब सिरों का अभ्यंग यानी मालिश के लाभ है कि सिर पर अभ्यंग करने से शिरशूल खालित्य, खालित्य के नहीं गंजे को पालित्य नहीं होता है। केश कृष्ण वर्ण के दृढ़ मूल भाग वाले वह विशेष रूप से वृद्धि कर होते हैं। सिर की तेल की मालिश करने से क्या क्या होता है? एक तो गंजापन नहीं आता है, बाल सफेद नहीं होते जल्दी से, पक्के नहीं, झड़ते भी नहीं है। इंद्रिया प्रसन्न रहती है, त्वचा कोमल व निर्मल हो जाती है, निद्रा सुखपूर्वक आती है। कर्णाभ्यंग से, कर्णाभ्यंग किसको कहते हैं? भाई कर्ण जैसे अपने सिर पे हाथ लगाया, खूब मालिश कर ली, उसके बाद में इस तरह से, हाँ कानों पे, ये इसको कानों का अभ्यंग कहते हैं, पीछे की साइड में। कर्णाभ्यंग से निम्नलिखित लाभ बहुत ज्यादा बताई दिया आपको। पादाभ्यंग से निम्नलिखित लाभ है। पैर की रुक्षता का शमन हो जाता है। पाद पाद खरत तो नहीं होता है। ठीक है। पाद स्तब्धता, सुप्ति व श्रम का नाश होता है। शोकोमारियता, बल, स्थैर्य, दृष्टि, प्रसाद व वात प्रकोप का शमन होता है। वातजन्य व्याधियां, गिरदृष्टि, शीरा, स्नायु संकोच का शमन हो जाता है। निम्नलिखित अवस्था में अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अब ये अभ्यंग किसको करना चाहिए? ये तो स्वस्थ आदमी के लिए है, और किसको नहीं करना चाहिए ये बताया गया है। अजीर्ण अवस्था में जो रोटी खाई है वो पचे नहीं, उसको अजीर्ण अवस्था बोलते हैं। ठीक है, उस समय नहीं करना चाहिए। संतर्पण व्याधियों में नहीं करना चाहिए। नव जबर में नहीं करना चाहिए। बुखार बुखार हो नहीं तो भी नहीं करना चाहिए। वमन, विरेचन, निरुबस्ती आदि संपंच क्रम के प्रसाद नहीं करनी चाहिए। नश्य क्रम, औषधि या औषध सिद्ध स्नेह जब नासा मार्ग द्वारा दिया जाता है तो उसी क्रिया को नश्य क्रम कहते हैं। ठीक है, नश्य क्रम जानते हो आप क्या कहते हैं? कि नाश के अंदर तेल या घी टपकाना, उसको नश्य क्रम कहते हैं।
कई बार लोग क्या है कि थैली में तेल लेकर के यूं और जो नशा अंदर लगाते हैं ना, तो वो नश्य कर्म है। नासा द्वारा ग्राह्य कर्म को नश्य कहते हैं। ठीक है, और नासा ही शीर्ष द्वारम, ये नाश है ना अपने, ये सिर के द्वार है, अर्थात नासा को सिर का द्वार माना जाता है। नासा द्वारा दी गई औषधि संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर तदगत व्याधियों का शमन करती है। इसलिए ऊर्ध्व जतुर्गत रोगों ईएनटी, ईएनटी क्यों बोलते हैं इसको? ईयर मानी ईयर, एन को मतलब नोज, टी का मतलब टीथ। तो ये डॉक्टर बैठते हैं ना कई बार ईएनटी के, तो ईयर नोज और टीथ, हाँ, इसको ईएनटी बोलते हैं। नश्य एक कर्म उपयोग है, उसे शिरोविरेचन या मूर्ध विरेचन भी कहते हैं। स्नान, प्रतिदिन रोगी को स्नान कराना चाहिए या करना चाहिए। जो रोगी स्वयं स्नान नहीं कर सकता, उसे परिचारक द्वारा स्नान कराने की व्यवस्था करवानी चाहिए। भाई वो खुद न कराए तो व्यवस्था करानी चाहिए। जैसे नीचे उसके होते हैं ना परिचारकों के, कंपाउंडर नीचे और भी तो बहुत होते हैं कर्मचारी, तो उनको कह करके उसको स्नान करवाना चाहिए। रोगी को चिकित्सक के निर्देश अनुसार स्नान कराना चाहिए। सामान्यतः प्रत्येक दिन उष्ण व शीत जल से स्नान कराना चाहिए। भोजन करने के पश्चात व रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए। एक तो रोटी खाने के बाद में और एक रात में स्नान नहीं करना चाहिए। स्नान कराने के पश्चात रोगी को पूर्णतः विश्राम करना चाहिए तथा उसे शीत से बचना चाहिए, ठंड से। यदि स्नान कराते समय अधिक शीतल लगे तो स्नान कराना तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर नहाते समय उसको सर्दी ठंड लगे तो उसको बंद करवा देना चाहिए। स्नान कराने के पश्चात सूखे कपड़े से शरीर को अच्छी तरह से पहुंचना चाहिए। नाड़ी मापन, अब ये नाड़ी मापन आया है। रोगी व रोग की परीक्षा में नाड़ी मापन आवश्यक है। प्रातः काल व सायंकाल नाड़ी मापना चाहिए, दोनों टाइम नापनी चाहिए नाड़ी को। नाड़ी संख्या में से श्वसन दर व तापक्रम का ज्ञान होता है। ठीक है, नाड़ियों से श्वसन दर और तापमान का नाड़ी माप, वो पीछे बताया नहीं आपको मैंने, 4.1 वो नाड़ी का ही है। हाँ, नाड़ी मापन पश्चात रोगी व्यवस्था पत्रक में इसका अंकन करना चाहिए। रक्त भार मापन, अब आता है ब्लड प्रेशर का मापना। रक्त का रक्त वाहिनी की भित्तियों पर पड़ने वाले दाब को रक्त दाब कहते हैं, उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। हृदय के संकोच व प्रसार के कारण इस रक्त स्वाभाविक रूप से धमनियों की भित्तियों पर दबाव डालता है। रक्त जो जो हृदय से दूर होता है त्यों त्यों उसका दबाव न्यून होता है तथा अंत में विकसित दक्षिण दक्षिण आलिंद में जाकर वह शून्य से नीचे चला जाता है और हृदय के संकोच व प्रसार के समय समस्त रक्तवाहिनियों में रक्तचाप नियत अंश तक रहता है। ये इसमें आलिंद बताया ना, ये क्या है कि आप आगे पढ़ाएंगे एनाटॉमी में, एनाटॉमी के अंदर आएगा। शरीर के अंदर दो आलिंद दो नीले होते हैं, तो पहले पहले आलिंद में जाएगा रक्त, हाँ, फिर नीले में, फिर आलिंद में, फिर नीचे नीले में जाकर के पूरे शरीर में चला जाएगा। तो ये आपको एनाटॉमी पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, ये एनाटॉमी का है। नीले के अंत संकोच से समय रक्त अधिक अधिक गति तथा मात्रा में धमनियों में प्रवेश करता है तथा उस दाब को प्रकोष्ठ दाब सिस्टोलिक कहते हैं तथा नीले में प्रसार के समय रक्त का प्रभार धमनियों में कम हो जाता है। उसे अनुस्थिलन ताप यानी डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। मतलब तापमाप यंत्र में दो तरह की चीज होती है, अपन कहते हैं नहीं, एक तो नीचे का तापमान, एक ऊपर का तापमान। ब्लड प्रेशर होता है, नापते हैं, एक तो नीचे का और एक ऊपर का। हाँ, तो नीचे का तापमान 80 होना चाहिए, ऊपर का तापमान होना चाहिए 120। ठीक है, तो इसके अंदर ये एक तो होता है सिस्टोलिक, एक तो है डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक तो कहते हैं मतलब ऊपर वाले को, और डायस्टोलिक कहते हैं नीचे वाले को। ये दोनों तापमान करना चाहिए। परिचारक को प्रातः साय रोगी को बिस्तर पर लेटाकर रक्त भार मापना चाहिए। अब सही व्यवस्था लिखा है।
अंतरंग विभाग में प्रवेश के पश्चात परिचारक और रोगी को लिए रोगी के अनुसार शैय्या की व्यवस्था करनी चाहिए। सामान्यतः चिकित्सालय में साधारण शैय्या की व्यवस्था की जाती है, परंतु रोग के अनुसार विभिन्न कक्षों में विभिन्न प्रकार की शैय्या की व्यवस्था करनी चाहिए। रोगी को अधिकाधिक आराम व निद्रा आवे, इस हेतु शैय्या की उचित प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए। यही शैय्या व्यवस्थापन का उद्देश्य है। दो शैय्याओं के बीच मध्य 3-4 फीट का अंतर होना चाहिए। ठीक है, दो खाट घाला नहीं अपन, बीच में 3-4 फीट का अंतर होना चाहिए, जिससे रोगी को उचित मात्रा में प्रकाश धूप आदि मिल जा सके, वह अपने दैनिक कर्मों को आसानी से पूरा कर सके। बिस्तर लगाना, शैय्या के ऊपर स्वच्छ सूती दरी बिछाते हैं। इसके पश्चात रुई डंलप आदि के गद्दे बिछाए जाते हैं। गद्दा गंदा न हो इसलिए स्वच्छ सूती कपड़े का कवर चढ़ाया जाता है। गद्दे की रुई एवं स्थान पर इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, जिससे शैय्यावरण होने की संभावना रहती है, नहीं रहती मतलब। गद्दा रोगी के अनियंत्रित मलमूत्र से गंदा गीला न हो, इस हेतु रबड़ का मैग्नेटास बिछाना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ सूती श्वेत वर्ण की चादर बिछाना चाहिए। चादर में सलवटें नहीं होनी चाहिए, हेतु दूसरे परिचारक की सहायता लेनी चाहिए। शैय्या पर चादर ओढ़ने के लिए या ऊनी कंबल की व्यवस्था करनी चाहिए, जो रात्रि में प्रयोग करने के बाद शैय्या के पायदान की तरफ मोड़कर रख देनी चाहिए, समेट के रख देनी चाहिए। मल मूत्र पात्र आदि की व्यवस्था, रोगी को प्रातः शौचादि क्रियाओं से निवृत्त होने के लिए उनके पात्रों की आवश्यकता होती है। यदि रोगी अपने दैनिक क्रियाओं को स्वयं कर सकता है तो परिचारक को चाहिए कि उसे मूत्रालय या शौचालय में मोरे में बतलावे। यदि अगर रोगी वृद्ध, बालक, दुर्बल और गंभीर व्याधि से ग्रसित हो तो परिचारक को शौचादि कर्म की निवृत्ति के लिए सहायता करनी चाहिए। इसलिए प्लास्टिक एनामेल के स्त्री व पुरुष के लिए अलग अलग पात्र होते हैं। शौच क्रिया के पश्चात इन पात्रों को उनके ढक्कनों को सहायता से बंद कर शौचालय में विसर्जन करवाकर उसे जल से धोकर विसंक्रमित द्रवों द्वारा प्रयोग कर शुद्ध कर रोगी की शैय्या के पास रख देते हैं। रोगी के सेवन, रक्त, कॉटन आदि को ठीक प्रकार से इकट्ठा करने के लिए सपोटम कप व किडनी ट्रे प्रयोग करना चाहिए। इसमें इकट्ठा हुए मल आदि को भूमि पर गाड़ देने या जला देना चाहिए। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कि ये चित्र दिए हुए हैं। बेड पेन एमल विद कवर, बेड पेन मेल विद कवर, नीचे का मूत्र पात्र है, ये मूत्र पात्र है। ठीक है, अब लिखा है पथ्य व्यवस्था। अंतर विभाग में भर्ती रोगियों को रोगानुसार भोजन दिया जाना चाहिए, जिससे पथ्य कहते हैं। मतलब इंडोर यानी कि हॉस्पिटल में भर्ती जो रोगी हैं उनको वहीं भोजन तैयार किया जाता है उसका, भाई क्या खाना है इनको, क्या नहीं खाना है, जैसे खिचड़ी, दलिया, चावल वगैरह जो भी है, तो वो हॉस्पिटल के अंदर ही देते हैं उनको। नहीं, हितकर होता है इसलिए उसे पथ्य कहते हैं। जो शरीर के लिए, रोगी के लिए हितकर हो उसको पथ्य कहते हैं। पथ्य होता है हितकर, अपथ्य होता है अहितकर। हाँ, रोगी के रोग शमन हेतु औषधि का कितना महत्व है, उतना ही महत्व पथ्य का भी होता है। वे जितने अपना दवाई देंगे उसी हिसाब से उनका परहेज भी जरूरी है। आप कहते हैं ना परहेज, हाँ, बहुत सी व्याधियां पथ्य से ही ठीक हो जाती है, मतलब परहेज से ही ठीक हो जाती है, और पथ्य से ही यानी सही ढंग से उसको खिलाया जाए तो। आयुर्वेद में पथ्य सेवन के लिए कहा गया है, अर्थात पथ्य सेवन करने से औषध सेवन करने की क्या आवश्यकता है एवं पथ्य सेवन करने से औषध सेवन से क्या लाभ है। इस प्रकार स्वस्थ एवं अस्वस्थ दोनों अवस्थाओं में पथ्य सेवन करना आवश्यक है। पथ्य का निर्माण भोजनशाला में रसोइयों के द्वारा किया जाता है, जिसमें परिचारक के निर्देश अनुसार वह पथ्य बनाता है। ठीक है, चिकित्सक द्वारा पथ्य किसको कहा गया है, रोगी के लिए जो उचित भोजन हो उसको पथ्य कहते हैं। ठीक है, चिकित्सक द्वारा व्यवस्था पत्र में रोग व रोगी के अनुसार पथ्य का निर्धारण किया जाता है। उसका जो व्यवस्था पत्र ना रोगी का, उसके अंदर लिखते हैं कि इसको खिचड़ी देनी है, चावल देने हैं, गाँव है, सब चीज उस परिपत्र में होता है। अतः परिचारक को मनोनुकूल भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे रोगी शीघ्र लाभ ले सके। चिकित्सालय के रिकॉर्ड संधारण, चिकित्सालय में आए हुए रोगियों का चिकित्सीय रिकॉर्ड संधारण करना परिचारक प्रमुख कर्तव्य है।
उसको रिकॉर्ड है ना, उसका भी रखना बहुत जरूरी है। बहिरंग विभाग के पंजीयन कक्ष व रजिस्टर में रोगी का नाम, उम्र, लिंग, पता, व्याधि व औषधि व्यवस्था पत्र इंदाज कर दिया जाता है तथा अंतरंग विभाग में भर्ती रोगियों के रोगी के पत्रक, क्लिनिकल रिकॉर्ड, उसके व्यक्तिगत एवं चिकित्सा तीव्र नैदानिक परीक्षणों के परिणाम, चिकित्सा परिणाम, पथ्य प्राप्त तथ्य दिए गए, चिकित्सोपचार परिचर्या, दैनिक प्रगति विवरण, चिकित्सालय में निर्गम के समय की दी गई औषध परामर्श आदि का संक्षिप्त विवरण अंकित किया जाता है। ठीक है। रिकॉर्ड संधारण का महत्व क्या है? तो रिकॉर्ड से रोगी को दिए गए औषध व्यवस्था परिचर्या का स्पष्ट एवं विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। रिकॉर्ड से रोगी को दी गई औषधियों तथा चिकित्सा के परिणामों से बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। रिकॉर्ड से चिकित्सक के रोगी के चिकित्सा में उत्तरोत्तर लाभ आने की दैनिक प्रगति की जानकारी ठीक प्रकार से मिल जाती है। रिकॉर्ड का रोग निश्चय, औषध व्यवस्था एवं रोगी परिचर्या की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है। रोग व औषध व्यवस्था का रिकॉर्ड चिकित्सालय में रखे जाने से उससे भविष्य में होने वाली व्याधियों की चिकित्सा में पुनरावृत्ति की संभावना नहीं रहती, विशेषकर तब जब रोगी को दूसरे चिकित्सालय में स्थानांतरित किया जाता है या अन्य चिकित्सक के पास परामर्श हेतु भेजा जाता है। इन परिस्थितियों में रिकॉर्ड उपलब्ध होने से रोगी को उचित व त्वरित चिकित्सक प्राप्त होने में सहायता मिलती है। रिकॉर्ड जरूर रखना बहुत जरूरी है। भैया आज आपने क्या पथ्य दिए है, क्या पथ्य दिए, क्या औषधि दी है, वो रिकॉर्ड में रहना चाहिए। और आगे अगर रेफर करते रोगी को तो वो सारी चीज है उसको दे देनी चाहिए। तो भाई इन्होंने ये दवाई दी, इससे ठीक नहीं हुआ, अब आपने वो क्या देना है। स्पष्ट एवं व्यवस्थित रिकॉर्ड संधारण का कानूनी महत्व है। रिकॉर्ड से रोगी, परिचारक, चिकित्सक व चिकित्सालय की कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। वह इस तथ्य का लिखित प्रमाण होता है। ठीक है, वो जरूरी है। रोगी की चिकित्सा व परिचर्या सावधानी बुद्धिपूर्वक की गई है। रिकॉर्ड चिकित्सालय में सभी कर्मचारियों के लिए उपयोगी होता है, विशेषकर अत्यधिक अवस्था में, इमरजेंसी में। इसे परिचारक व चिकित्सक को औषध परिवर्तन करते समय सहायता मिलती है। रिकॉर्ड के अध्ययन कर रहे स्नातक व नर्सिंग छात्रों को आगे ना रिकॉर्ड का अध्ययन करने मतलब जैसे रिकॉर्ड पढ़ा है और कोई रोगी ट्रेनिंग ले रहा है तो आपकी इंटर्नशिप होगी बाद में, तो इंटर्नशिप में आपको फिर रिकॉर्ड का पत्र है उसको देखने का मौका मिलेगा कि भाई ये रोग लिखा है इसमें, इस रोग में ये दवाई दी है, ये इसका पथ्य है, ये है पथ्य है। उस रिकॉर्ड का मतलब ये है। नर्सिंग छात्रों को उनके चिकित्सा अनुभव में सहायता मिलती है तथा शोध कार्य में अध्ययन हेतु आंकड़े उपलब्ध होते हैं, संदर्भ सामग्री का कार्य करता है। चिकित्सालय प्रशासन को कर्मचारियों की सेवाओं का मूल्यांकन हेतु आवश्यक जानकारी तथा महत्वपूर्ण आंकड़े रोगी के रिकॉर्ड, रिपोर्ट व रोगी रजिस्टर से प्राप्त होता है, जिनके आधार पर मासिक व वार्षिक रोगी को द्वारा भेजा जाता है। रोगियों के रिकॉर्ड से प्राप्त आंकड़े राज्य और राष्ट्र की स्वास्थ्य समस्याएं के विश्लेषण में सहायता करते हैं, जिसके आधार पर स्थानीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाकर इनका विस्तार किया जाता है। ठीक है। अब रिकॉर्ड लेखन के सिद्धांत क्या है, ये आगे पढ़ेंगे अपन। इनमें क्या थोड़ा सा रहा है, ये आपका एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। चिकित्सालय रिकॉर्ड एक कानूनी दस्तावेज होता है। यह आवश्यक है कि आतुरक्त पत्रक में लिखी गई सभी प्रविष्टियां स्पष्ट, शुद्ध, उपयुक्त एवं सुपाठ्य रूप से अंकित की जानी चाहिए। तो कोई भी प्रविष्टि को काटना या परिवर्तन करना, उसे स्पष्ट रूप से काटकर उस पर अपनी संक्षिप्त हस्ताक्षर करना चाहिए तथा दिनांक अंकित करना चाहिए। समस्त प्रविष्टियों पर लिखने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। रिकॉर्ड को समय व तारीख के आधार पर नियमित रूप से लिखना चाहिए तथा आतुरवृत्त पत्रक व औषधि की मात्रा, समयानुपान आदि का वर्णन स्पष्ट रूप से करना चाहिए। रिकॉर्ड को बिना रिक्त स्थान छोड़े निरंतर लिखना चाहिए। यदि भूलवश कोई रिक्त स्थान रह गया हो तो उसे काटकर उसके नीचे हस्ताक्षर करना चाहिए। आतुरवृत्त पत्रक को हमेशा नीली या काली स्याही से भरना चाहिए। कभी भी हरा या लाल स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि संभव है तो पत्र को टाइप कराकर रखना चाहिए।
रिकॉर्ड के प्रत्येक पृष्ठ पर आतुरवर्त पत्रक में लिखे गए रोगी का नाम, उम्र, बाह्य रोगी क्रमांक, अंतरंग रोगी क्रमांक, दिनांक आदि का अंकन करना चाहिए। रिकॉर्ड हमेशा संक्षिप्त, संपूर्ण एवं सत्य होना चाहिए, जिसमें रोगी को उपलब्ध कराई गई औषधि, उसका प्रभाव, परिचर्या, दैनिक निरीक्षण, परीक्षण, उत्तरोत्तर लाभ और हानि का भी विवरण किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड संधारण में परिचारिका कर्तव्य क्या है? परिचारक को रिकॉर्ड से हमेशा अपनी सुरक्षा में रखना चाहिए तथा संभव हो तो अलमारी में लॉक करके रखना चाहिए। सभी रिकॉर्ड को रोगी या उसके परिजनों से दूर रखना चाहिए तथा उनको पढ़ने के लिए नहीं देना चाहिए। रोगी के रिकॉर्ड में से एक भी कागज अलग नहीं रखना चाहिए। रोगी के रिकॉर्ड के संबंध में चिकित्सालय के सभी कर्मचारियों का नैतिक कानूनी दायित्व है कि उसमें लिखी गई बातों को गोपनीय रखें। रोगी के रिकॉर्ड को प्रशासनिक अधिकारियों की अनुमति बिना विधिक सलाहकारों लीगल एडवाइजर को नहीं सौंपना चाहिए। परिचारक को चाहिए कि वह रोगी विषय सभी रिकॉर्ड को अत्यंत सावधानी पूर्वक संभाल कर रखे। लापरवाही के कारण रिकॉर्ड के नष्ट होने की संभावना अधिक रहती है। समस्त रिकॉर्ड को चिकित्सालय के प्रचलित परिपाटी के आधार पर अलमारी या रैंक में फाइलिंग कर अलिमला के आधार पर रहना चाहिए। क्रमानुसार और वर्णानुसार और वार्ड के आधार पर और संकेत सूचक कार्ड के आधार पर। रोगी के स्वेच्छा से घर जाने की स्थिति में चिकित्सक से अनुमति लेकर आतुरवर्त पत्रक पर उससे लिखवाकर हस्ताक्षर करवा लेना चाहिए। अगर रोगी कोई घर जाना चाहता है एक बार तो उसको लिखवाकर उसके पत्रक पर फिर छोड़ना चाहिए उसको। रोगी के निर्गम बोलते हैं डिस्चार्ज। जैसे रोगी अपना भर्ती है और वो उसको डिस्चार्ज करना है, यानी उसको छोड़ना है, उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। ठीक है। रोगी को अपने व्याधि से पूर्ण रूप से युक्त होने या व्याधि की गंभीर व्यवस्था में साधन संपन्न अन्य चिकित्सालय भेजने के लिए भर्ती हुए चिकित्सालय से मुक्त किया जाता है। यदि उस समय यह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया है तथा चिकित्सालय व्यवस्था व चिकित्सा कर्मियों के व्यवहार से प्रसन्न है तो समाज में जाकर उसी चिकित्सालय का यशोगान करता है। नहीं तो सम्यक परिचर्या न होने से वह किसी अन्य रोगी वहां चिकित्सा कराने के लिए मना करता है। इस परिचारक रोगी के अधिक सन्निकट होता है। वह अपनी दक्षता, कार्यकुशलता व विशिष्ट व्यवहार से रोगी व उसके परिजन को पूर्णतः प्रसन्न व संतुष्ट कर सकता है। अतः चिकित्सालय की प्रगति चिकित्सा कर्मियों पर वहां उपलब्ध संसाधनों व व्यवस्था पर निर्भर है। रोगी के निर्गम प्रक्रिया की योजना। रोगी को चिकित्सालय से मुक्त कराने के कुछ दिन पहले उसके परिजनों से निर्गम तिथि तथा समय बदलना चाहिए, जिससे वे उसे घर ले जाने की समुचित व्यवस्था कर सके। परिचारक द्वारा अब तक की कई क्रियाओं की विधि का ज्ञान रोगी व उसके परिजनों को करा देना चाहिए, जिससे वे घर जाकर उन क्रियाओं को स्वयं आसानी से पूरा कर सके। चिकित्सालय से मुक्त होने का प्रभाव रोगी पर विशेष रूप से पड़ता है। इसलिए परिचारक को उसके स्वास्थ्य एवं रोग के संबंध में प्रोत्साहित एवं आश्वस्त करना चाहिए। चिकित्सक द्वारा लिखी गई औषधियों की मात्रा, अनुपान, पथ्य एवं औषध लेने का काल आदि के विषय में संपूर्ण जानकारी रोगी एवं उनके परिजन को दे देना चाहिए। रोगी द्वारा कोई शंका होने की स्थिति में परिचारक द्वारा उसका उचित समाधान कर देना चाहिए। रोगी के निर्गम की विधि, उसको अपन डिस्चार्ज करेंगे, उसकी विधि क्या है कि चिकित्सालय से बिना संबंधित चिकित्सक की अनुमति के रोगी को मुक्त नहीं किया जा सकता। चिकित्सक के बिना नहीं करना चाहिए। छुट्टी देने की स्थिति में रोगी व्यवस्था पत्रक पर चिकित्सक द्वारा आदेशित किया जाता है। ठीक है। रोगी की पूर्णतः परीक्षा के पश्चात भविष्य में की जाने वाली औषध व्यवस्था, पुनः परामर्श की तिथि, पथ्य, अनुमान आदि को मुक्ति पत्रक डिस्चार्ज स्लिप में लिखकर रोगी व उसके परिजनों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। चिकित्सालय द्वारा रोगी को उपलब्ध कराए गए सामानों को गिनकर देखकर संभाल लेना चाहिए। भर्ती के समय रोगी के प्राप्त आभूषण, घड़ी, वस्त्र आदि सामानों को उसे वापस देकर प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर करवा लेना चाहिए। चिकित्सक के प्रातः काल